इस वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 अकाउंट्स का। इस पार्ट में हम लिक्विडिटी रेशियोज करेंगे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तो क्या होता है हम बाद में समझते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और 13 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। कोई भी कंपनी अपने साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस शीट और बनाती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, जिसके थ्रू पता चलता है कि बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया। लेकिन कोई लेमैन इसको नहीं समझ पाता। प्लस मैनेजमेंट को भी कई बार ज़रूरत होती है कि इन सब की आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, कि डिफरेंट आइटम्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसा दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड है या अच्छी नहीं है कंडीशन। तो उसको चीज़ को डिस्कस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी किया था। उसमें भी हमें पता चलता है कि कैश का कितना इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो आया, मतलब कंपनी के पास कितना कैश है, जिसके थ्रू वो कुछ अकाउंटिंग डिसीजन ले सकती है, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकती है। रेशियो एनालिसिस भी उसी का ही एक टूल है, जो कि हमें रेशियो बताता है बैलेंस शीट की डिफरेंट आइटम्स के बीच में आपस में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी बनाती है साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो उनकी आपस में रिलेशनशिप दिखाता है, जिससे हमें काफ़ी कुछ एनालाइज करवाते हैं हम कि कंपनी कैसी है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैसी है। तो उसके लिए हम रेशियो एनालिसिस के टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में से 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। सबसे पहले तो रेशियो जो होती है एक्सप्रेशन, उसको हम 4 तरीके से दिखा सकते हैं। एक होती है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का एक एग्जांपल है करंट रेशियो। जैसे हम ये फर्स्ट रेशियो यही वाली करने वाले हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1। तो 2:1 है। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं 2:1 को प्योर रेशियो, या फिर हम बोल सकते हैं कि खाली 2, कि करंट एसेट्स आर डबल ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। कई बार हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ रेशियोज ऐसे निकालते हैं जिसके लिए प्योर रेशियो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, परसेंटेज की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि नेट प्रॉफिट अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि नेट सेल्स का कितने परसेंट है। सपोज कि 100 रुपीज की सेल हो रही है, नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो अगर हमें 25 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इज 25% ऑफ टोटल नेट सेल्स। तो परसेंटेज की फॉर्मेट में कुछ रेशियोज निकाली जाएंगी, कुछ रेशियोज टाइम्स की फॉर्मेट में निकाली जाएंगी, कि ये इसका कितने टाइम्स है। जैसे कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे है 3/4। तो 3/4 को आप डेसिमल फॉर्मेट में लिखना चाहो तो 0.75 होता है। तो प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शन, इन चारों फॉर्म्स में हम रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियो, या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब सबसे पहले क्या होता है, बैंकरप्ट होना। अगर कोई पर्सन इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट होता है उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट होता है। तो अगर एक कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है, तो दैट मीन्स कि वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, यानी कि करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए। इसको मेजर करने के लिए कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है,
हम दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं लिक्विड रेशियो को। तो हम ये वाले वीडियो में ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका इन दोनों रेशियोज पे क्या इफेक्ट आता है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो से। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। इसको हम प्योर रेशियो की फॉर्मेट में निकालते हैं, यानी कि 2:1 या फिर खाली 2 बोल दो। तो अगर करंट एसेट्स लायबिलिटीज का डबल है तो रेशियो आएगी 2:1। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता क्या है। करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको कि हम कैश में कन्वर्ट, कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों से। या तो 12 मंथ्स में 12 महीने के काल में, एक साल के अंदर अंदर कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल हर एक बिजनेस का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी स्टील की प्रोडक्शन में है तो स्टील को बनाने में, उसको सेल करने में और उस सेल करके उस चीज को कैश में कन्वर्ट करने में, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके कैश में, फिर से कैश से शुरू करके फिर से कैश में उसको कन्वर्ट किया, खरीदा जो भी है स्टील का जो भी रॉ मटेरियल चाहिए और उसको बनाया और उसको फिर बेचा, फिर कैश में कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बेकरी वाला है जो कि केक बनाता है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल 3 दिन तक भी हो सकता है, किसी का 3 साल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी के पर्पस के लिए हम इसको 12 मंथ्स का ही कैलकुलेट करते हैं इस वाले चैप्टर में। तो 12 महीने के अंदर अंदर अगर हम किसी एसेट को कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स खरीदा और उनको बेचा, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा खरीद के जल्दी से उसको बेच दिया, तो उसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एक साल के अंदर अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जिनको कि हम 3 महीने के अंदर अंदर बेच देते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या आता है, स्टॉक आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जिसके ऊपर ना तो जो पूरी तरह से रॉ मटेरियल है और ना ही पूरी तरह से फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब आधा काम उसके ऊपर हो चुका है। स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये सब आएगा इन्वेंट्रीज के अंदर। इन्वेंट्रीज को भी हम एक साल के अंदर अंदर, जनरली हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स हैं, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्या आता है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, जैसे कि प्लायर, जैसे कि हैमर, हथौड़ा। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं जो कि हम बार बार इन चीजों को यूज करते हैं, हम इन चीजों को बार बार यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन के कामों में। तो इसीलिए इनको हम बेचने के लिए नहीं करते कि इसको बनाया और बेचना है, इनको यूज करके हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो लूज टूल्स को हम करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, लूज टूल्स को नहीं करेंगे। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्या आता है, जैसे कि ग्रीस, जैसे कि ऑयल, नेल्स, ये सब चीजें भी हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो स्टॉक में से क्या क्या काउंट नहीं करना है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को काउंट नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, यस, करंट एसेट का पार्ट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखा है और बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है, या तो एसेट में से माइनस करके दिखाया होगा या तो लायबिलिटी साइड पे दिखाया होगा, तो हमें डेटर्स में से पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करना है, फिर उसको यूज करना है करंट एसेट्स में काउंट करते टाइम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही, कैश, चेक्स, ड्राफ्ट्स वगैरह। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कि हमने लोगों को दे रखे हैं, जो कि एक साल के अंदर अंदर हम रिकवर कर लेंगे, तो वो भी करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं।
अदर करंट एसेट्स जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये भी करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। तो ये सब हम करंट एसेट्स में लेंगे। करंट लायबिलिटीज सिमिलरली वो होती है जिनको कि हमने 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करना होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो कि हमने थोड़े टाइम के लिए बोरो किया है, पैसा उधार लिया है, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिन भी सप्लायर से हम जो भी मटेरियल लेते हैं जिसको कि हम प्रोडक्शन के काम में यूज करते हैं, तो वो आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल्स में। तो ये भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। कई बार कुछ लॉन्ग टर्म डेट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जैसे कि डिबेंचर्स, कई बार हम इनको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। सपोज कि 5 इयर्स के लिए हमने डिबेंचर्स बोरो किए और हमने बोला है कि हम हर साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर साल उनको कुछ कुछ पे करते जाएंगे। तो सपोज ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में जितना पार्ट हमने पे करना है डिबेंचर्स का, उसको मानेंगे हम करंट, और जिस पार्ट को अभी आने वाले सालों में पे करना है उसको हम मानेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज को हमने काउंट करना है जो कि अभी हम मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मैच्योर हो गए हैं। फर्स्ट ईयर में अगर हम फर्स्ट ईयर का काउंट कर रहे हैं करंट रेशो, तो हमें फर्स्ट ईयर में जितने भी डिबेंचर्स को पे ऑफ करना है तो उनको हम मानेंगे करंट लायबिलिटीज। सिमिलरली इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, तो जो भी हमने बोरो किया है पैसा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करना है, जो ड्यू भी है वो हमें पे करना ही है, जो नॉट ड्यू है वो भी ऐसा नहीं है कि 1 साल तक हमारा नॉट ड्यू रह जाएगा, 3-4 महीने का ही फर्क होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको भी हमें करंट लायबिलिटी में मानना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी हमने पे नहीं किए, तो इनको भी पे करना है, तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। अनक्लेम डिविडेंड, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं तो मे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया, या कुछ पार्ट ऐसा है डिविडेंड का जो कि अभी हमने पे नहीं किया, तो उसके बारे में आपको लिखा जाएगा डिविडेंड पेबल। तो ये भी क्या होता है? करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। कॉल्स इन एडवांस, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ लोग पैसा एडवांस में दे देते हैं, डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। तो ये है करंट लायबिलिटी का पार्ट, तो ये सब करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। तो हमें करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1। इसका मतलब है कि जो हमारी करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज का डबल है। तो अगर 2:1 से कम हो, जैसे सपोज 1.5:1 है, तो इससे हम मानेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। अपनी करंट लायबिलिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो इनको पे करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। अगर ये 2:1 से कम हो जाए, जैसे 2 से कम 1.5, 1.6, 1:1 ऐसा हो जाए, तो दैट मीन्स कि कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली साउंड नहीं है, इनएडिक्वेट है, उसके पास करंट एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया हुआ है वो इनएडिक्वेट है, काफी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर 2:1 से ज्यादा हो गया मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, से 4:1 है, 5:1 है, 3:1 है, तो दैट मीन्स कि कंपनी की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी की मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, वो जल्दी से अपने करंट एसेट्स को कन्वर्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो तो कन्वर्ट कर ही पाएगी। जैसे कि कुछ डेटर्स, मान लो कि डेटर्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। तो डेटर्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तो करंट रेशियो कैसी आएगी? बहुत बड़ी आएगी, बहुत हाई आएगी, बट इसका मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने डेटर्स से पैसा रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है लॉन्ग रन में हमें बैड डेट्स हो जाए, तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कंपनी।
सो इसीलिए कंपनी की जो आइडियल रेशियो है 2:1 होती है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालते हैं करंट रेशियो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे करंट रेशियो को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ये जो क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें सबसे पहले हम लिखते जाएंगे कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से हैं। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स, मशीनरी फिक्स्ड एसेट होती है तो ये करंट एसेट नहीं है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स के बारे में अगर कुछ नहीं दे रखा तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से हम करंट रेशियो निकाल लेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा ये हम इन सबको लिख लेंगे। आपको एक बार लिख के दिखाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो 2,00,000, 10,000, 30,000, 20,000 प्लस 40,000। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3,00,000। करंट एसेट्स हैं 3,00,000। तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या है, जहां जहां पे मैंने लिखा है बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल। तो इन सबको ऐड करेंगे अगर हम 30,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे इसको 3,00,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो एग्जैक्टली 2:1 है। तो 2:1 इज द आइडियल रेशियो हियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको इसी तरीके से करना है, पहले फॉर्मूला लिख के फिर करंट एसेट्स को डिफाइन करना है। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स। फॉर्मेट को छोटा नहीं करना। अभी वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने छोटा फॉर्मेट में लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन है करंट रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। इसमें टोटल एसेट्स आपको दे रखा है 3,00,000, फिक्स एसेट जिसमें से 1,00,000 है, शेयर होल्डर फंड्स है 2,00,000, नॉन करंट लायबिलिटी है 80,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है 1,00,000। तो हम थोड़ा सा अपने मन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। टोटल एसेट्स आपकी आई है 3,00,000 है, ठीक है। उसमें से फिक्स्ड एसेट्स जो कि फिक्स होती हैं, जो कि नॉन करंट होती हैं, वो है 1,60,000। शेयर होल्डर फंड्स इधर आएगा, शेयर होल्डर फंड्स है आपके 2,00,000। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि करंट नहीं होते वो है आपके 80,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हम एसेट साइड पे लिखते हैं 1,00,000। टोटल एसेट्स का टोटल है 3,00,000, 3,00,000 टोटल एसेट्स हैं। तो बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी आपकी करंट एसेट्स। अगर बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स होती हैं, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, दोनों का टोटल सेम होता है। तो अगर इसका टोटल 3,00,000 है तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 3,00,000 होगा, जिसमें से 2,00,000 के शेयर होल्डर फंड्स हैं और नॉन करंट लायबिलिटी है 80,000 की। तो दैट मीन्स 20,000 क्या होगा आपकी करंट लायबिलिटीज। तो आप यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट आपको बना के दिखाया है। तो आप प्रॉपर्ली कैसे कर सकते हो करंट एसेट्स, कैसे दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो कि टोटल एसेट्स किया, उसमें से फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स माइनस किया। तो 3,00,000 था, फिक्स्ड एसेट्स है 1,60,000 और नॉन करंट है 1,00,000। तो ये आ गया आपका 40,000। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज दिखाने के लिए टोटल, इफ टोटल एसेट्स आर 3,00,000 देन टोटल लायबिलिटीज आर आल्सो 3,00,000। तो टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर फंड्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये है 3,00,000 माइनस 2,00,000
minus 80,000, so that means this is 20,000. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। करंट एसेट्स हैं 5,25,000, इन्वेंट्रीज हैं 2 लाख, includes loose tools 75,000, वर्किंग कैपिटल 2,25,000, कैलकुलेट करंट रेशियो। सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपकी वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 2,25,000, करंट एसेट्स आपको दे रखे हैं 5,25,000, तो आपको करंट लायबिलिटी निकालना है। करंट लायबिलिटी को इधर ले आओ तो आपकी ये आ जाएंगी करंट लायबिलिटी, ट्रांसपोज कर दो इसको, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएंगी आपकी 3 लाख। तो करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। हालांकि आपको यहाँ पे करंट एसेट्स दे रखा है, लेकिन इसके अंदर ये वाली इन्वेंट्रीज भी इंक्लूडेड होंगी, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है लूज टूल्स। हमने पीछे पढ़ा था कि हमें लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यानी कि स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, उनको नहीं लेना होता करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में। याद रखना कि ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करंट एसेट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते टाइम हमें लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को नहीं लेना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो करंट एसेट्स लेंगे उसमें से लूज टूल्स को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारी करंट एसेट्स, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो हम करंट एसेट्स लेंगे वो लेंगे 4,50,000। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 15:1। आपको हमेशा इसको, जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट जो भी होता है, इसको हमेशा 1 बनाना होता है। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए दोनों को किससे डिवाइड करेंगे? 10 को 1 बनाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, 15 को जिससे इसको डिवाइड किया है इस साइड को, उससे इसी को डिवाइड करेंगे, तो 15 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 1.5:1। आपको हमेशा इधर 1 की फॉर्मेट में लेके आना है, तो हमारी रेशियो हो जाएगी 1.5:1। और आप यहाँ पे लिख दोगे कि लूज टूल्स हैव बीन एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, क्योंकि ये रूल है। ओके, अगला है करंट रेशियो इज 2:2.5, वर्किंग कैपिटल इज 60,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो इज 2.5। मान लो कि हमारी करंट लायबिलिटीज है x, तो हमारी करंट एसेट्स कितनी होगी? उसका 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5x। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये आपको दे रखी है 60,000, ये है करंट एसेट 2.5x और करंट लायबिलिटी है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5x 60,000। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 1.5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 60,000 1.5। इसको डेसिमल को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके ऑपोजिट पार्ट पे उतने जीरो लगाते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो 3, 2, 20,000 एंड 40,000। तो हमारी ये आ गया, x आ गया 40,000। 40,000 क्या था? हमारी करंट लायबिलिटीज। तो दैट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है? 40,000। और करंट एसेट्स कितना है उसका? 2.5। तो 2.5 ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ऐसे करके हमारी एसेट भी निकल आएगी।
आगे है, अगला है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज 1.5:1। आपको दोनों की अमाउंट्स भी दे रखी है, करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की, और 1.5:1। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज। हालांकि अभी के लिए उसकी रेशियो है 1.5:1, लेकिन फर्म अपनी उसको करंट रेशियो को 2:1 बनाना चाहती है। तो इसके लिए वो क्या करना चाहती है, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट लायबिलिटीज को वो पे कर देना चाहती है, तो जिससे कि उसकी रेशियो इंप्रूव हो सके, 2:1 आ सके। तो कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 मे बी मेंटेन। तो आपको पता लगाना है कि कितनी करंट लायबिलिटी को वो पे करे ताकि उसकी रेशियो 2:1 आ जाए, तो 2:1 आ जाए। तो अभी के लिए करंट रेशियो है आपकी 1.5:1, और वो कैसी आई हुई है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। हमें इसमें से जब भी हम कोई करंट लायबिलिटी को पे करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, हम कैश यूज करेंगे या तो हम बैंक यूज करेंगे, यानी कि करंट एसेट का यूज करेंगे। तो जितनी करंट लायबिलिटी हम कम होगी उतनी ही हमारी करंट एसेट भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड इज एक्स। तो मैंने आपको बताया कि जितनी लायबिलिटी कम होगी उतनी ही एसेट भी कम हो जाएगी, क्योंकि उतना ही कैश देना पड़ेगा। तो 6 लाख माइनस एक्स, ये एक्स ऐसा होना चाहिए कि रेशियो आनी चाहिए हमारी 2:1 आनी चाहिए। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 6 लाख माइनस एक्स से और 2 को 4 लाख माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला माइनस एक्स, ये 2x इधर ले आओ, तो -2x है, +2x हो जाएगा, और ये 6 लाख इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका x इज 2 लाख। तो आपका आंसर आ गया कि दैट मीन्स द करंट लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड इज 2 लाख। 2 लाख पे करेंगे तो वो 2:1 की रेशियो को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, आगे जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें है कि करंट रेशियो दे रखी होगी और आपको क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस जल्दी आ जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ये ट्रांजैक्शंस हैं कि हमने ये सब किया, तो आपको बताना है कि हमारी रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, इम्प्रूव होगी, रिड्यूस होगी या फिर चेंज नहीं होगी। तो एक तरीका तो ये है कि रेशियो का आपको दे रखा होगा 2:1 है, तो आप एज्यूम कर लो कि करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख है तो करंट एसेट्स 2 लाख होंगी। तो आप बार बार इमेजिनरी फिगर्स कर करके देखो, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसका एक तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ इसके पहले। ये तरीका, हम इसके कुछ रूल्स करेंगे, एक्चुअली रूल्स भी नहीं है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक लगाना है। तो मैं आपको ये वाला 15th क्वेश्चन करने के पहले उसके रूल्स बता देती हूँ कि क्या क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे क्योंकि हम करंट रेशियो की बात कर रहे हैं तो मैं करंट रेशियो के बारे में बोलती हूँ, हालांकि ये सब पे लागू होगा। सपोज आपकी रेशियो है 2:1, सपोज आपकी रेशियो है 1:1, सपोज आपकी रेशियो है 0.8:1। तो मैंने तीनों तरीके की रेशियो ले रखी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, क्योंकि आपको अभी पता लगेगा कि तीनों तरह की रेशियो में आपका आंसर डिफरेंट आएगा। तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दी होगी वो किस उस पे दी होगी, मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट है, कुछ ऐसा होगा ट्रांजैक्शन में कि दोनों साइड, सबसे पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये याद रख लो अगर करंट रेशियो की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको ये आएगा
कि कुछ ऐसा हुआ है ट्रांजैक्शन में कि दोनों कम हो गए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों कम हो गए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज कि आपने किसी क्रेडिटर को पे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर से 50,000, तो एक तरफ तो आपके क्रेडिटर कम हो गए और एक तरफ आपने कैश पे कर दिया, तो दोनों कम हो गए, तो दोनों सेम अमाउंट से कम हो गए। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको ट्रांजैक्शन। तो सपोज दोनों कम हो रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कम हो रहे हैं, और अगर आपकी रेशो इस फॉर्मेट में है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है 2:1, तो आपकी रेशो उल्टा होगी, यानी कि इम्प्रूव होगी। दोनों डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, तो रेशो 2:1 है तो रेशो इम्प्रूव होगा। अगर रेशो 1:1 है, दोनों सेम है, तो रेशो में कोई चेंज नहीं होगा या नो इफेक्ट। और रेशो अगर कम है, मतलब न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो रेशो रिड्यूस हो जाएगी। आप सीधा ऐसे देख लो, दोनों माइनस माइनस है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इम्प्रूव। और इसमें 0.8:1 में, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है। तो अगर तो दोनों सेम अमाउंट से कम होंगे तो इस वाली रेशो में इम्प्रूव होगा, और ये वाली रेशो में जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि 0.81 से ऑब्वियसली छोटा है, तो रेशो आपका रिड्यूस, सेम इफेक्ट आएगा। इसमें माइनस माइनस दोनों सेम अमाउंट से है, तो ये रिड्यूस होगा। माइनस माइनस दोनों सेम अमाउंट से है, तो ये वाला इम्प्रूव होगा। माइनस माइनस दोनों सेम से है, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। सिमिलरली अगर दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से प्लस प्लस हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे भी उल्टा इफेक्ट हुआ था, यहाँ पे भी उल्टा होगा, रिड्यूस होगा, और ये क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, और 1:1 नो चेंज होगा। ये था कि अगर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो सपोज कि आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन आई है कि एक ही साइड पे इफेक्ट आ रहा है, मतलब एक ही साइड सेम अमाउंट से प्लस और माइनस हो रही है, तो इसका तीनों पे नो इफेक्ट आएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, रिसीव्ड, यहाँ पे करती हूँ मैं, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आपके डेटर्स थे मान लो 20,000 के, तो आपने 20,000 उनसे पैसे ले लिए। अब आपके पास कैश बढ़ गया, लेकिन डेटर कम हो गए क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए। कैश बढ़ गया 20,000 से, डेटर कम हो गए 20,000 से, तो दोनों का इफेक्ट क्या आया, करंट एसेट्स तो सेम रही, सेम इफेक्ट आया। तो जब दोनों सेम रहे, मतलब करंट एसेट्स भी सेम है, करंट लायबिलिटी भी सेम है, तो चाहे रेशो 2:1 हो, चाहे 1:1 हो, चाहे 0.8:1 हो, तो इसका क्या आएगा, नो इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट। सिमिलरली मान लो कि आपकी करंट एसेट सेम है, करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से कम प्लस माइनस हो गए, तो इसका भी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट आएगा। आगे है, मान लो कि आपकी, आप आगे का तो आपको लॉजिक है, कुछ रट्टा नहीं है। करंट एसेट बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं है, तो करंट एसेट बढ़ रही है, तो दैट मीन्स आपकी रेशियो इंप्रूव तो होगी। तीनों केसेस में आपकी रेशियो क्या होगी, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव। सिमिलरली अगर आपकी करंट एसेट्स कम हो रही हैं लेकिन करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपकी रेशियो क्या होगी, रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी। सेवंथ, अगर करंट एसेट्स, अभी तक हमने करंट एसेट्स यहाँ पे 5th और 6th पॉइंट में करंट एसेट्स का देखा, अब हम करंट लायबिलिटी का देखते हैं। करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी बढ़ गई। अब डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो रेशियो हमेशा रिड्यूस, रिड्यूस एंड रिड्यूस। सिमिलरली अगर आपका करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो आपकी रेशियो हमेशा इम्प्रूव, इम्प्रूव
एंड इम्प्रूव। आपको बस ये 8 रूल्स एक बार देख लेने हैं अच्छे से लॉजिक लगाते हुए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ मैं बता भी दूंगी कि ये रूल्स हमने कैसे अप्लाई किए हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 15 फ्रॉम टी.एस. गरेवाल। रेशियो अब आपकी 2:1 है, तो याद रखना दोनों सेम अमाउंट से प्लस प्लस होते हैं तो हमारा क्या होगा, रिड्यूस। दोनों सेम अमाउंट से ये होते हैं माइनस माइनस, तो क्या होगा हमारा, इम्प्रूव, उल्टा चलेगा। बाकी हमें लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे रीजन देते हुए आपको बताना है कि ये चीजें, ये जो आपको दे रखी है, इससे हमारा क्या होगा, रेशियो इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा या नो चेंज होगा। रीपेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। आप देखो कि अगर आप एक करंट लाइबिलिटी को पे करते हो, रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर आप एक करंट लाइबिलिटी को पे करते हो तो आप करंट एसेट को यूज करते हुए पे करते हो, तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि आपसे दोनों सेम अमाउंट से कम हो गए, एक तरफ करंट लाइबिलिटी कम हो गई और एक तरफ करंट एसेट कम हो गई। तो आप लिखोगे क्या कि बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। दोनों कम हो गए, माइनस माइनस। अगर हमारा माइनस माइनस होता है तो हमारी रेशियो क्या हो जाती है, हमारी रेशियो अगर 2:1 है तो इम्प्रूव हो जाती है। रिमेंबर, अगर ये 0.8:1 होती तो ये क्या हो जाती, रिड्यूस होती फर्स्ट केस में। और अगर ये 1:1 होती तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए आपको वो रूल अच्छे से कर लेने हैं। सेकेंड है, बहुत छोटे से क्वेश्चन है और आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में 1 मार्क करके मार्क्स मिल जाएंगे, तो आई होप आप ये अच्छे से करके जाओगे। सेकेंड है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। एक तरफ स्टॉक खरीदा, ठीक है, एक तरफ स्टॉक खरीदा और एक तरफ कैश पे कर दिया, यानी कि दोनों, एक करंट एसेट्स दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो गई इनटू अनदर करंट एसेट। एक करंट एसेट जो कि है स्टॉक, नहीं कैश खरीदा है ना, तो कैश कन्वर्ट हो गई किसमें, स्टॉक में। तो हमने क्या किया था कि अगर एक ही साइड पे प्लस माइनस हो तो उसके क्या इफेक्ट आएगा, उसके लिए कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक ही साइड प्लस माइनस हुई तो उसमें कोई चेंज नहीं है। एक तरह से करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज वैसे ही नहीं था, तो दैट मीन्स कि ये नो चेंज होगा, क्योंकि देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट इनटू अनदर। थर्ड है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20,000, बुक वैल्यू वॉज 25,000। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। किसी फिक्स एसेट को बेचा और हमारे पास कैश आ गया। कैश आया मतलब हमारी करंट एसेट बढ़ गई, ठीक है, और करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमारी रेशियो क्या होगी, इम्प्रूव। आप लिखोगे कि क्या, अगर आपको ये दिख भी रहा है ना कि बुक वैल्यू 25,000 थी, 20 पे बेचा, लॉस पे बेचा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स एसेट गई है ना कि कोई करंट एसेट गई है, और बदले में कैश आ गया जो कि करंट एसेट है। तो हमारी करंट एसेट बढ़ गई है तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगला है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो एक तरफ तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट, और दूसरी तरफ हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होते हैं तो हमारी रेशो इस केस में 2:1 के केस में क्या होगी, रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी। ओके, आगे है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹30,000, कॉस्ट 25,000। देखो जो हमारे पास से गुड्स गए वो गए -25,000, गुड्स गए 25,000 के, कैश आ गया हमारे पास 30,000। करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो 5,000 से हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हमारी रेशो क्या होगी, इम्प्रूव। आप लिखोगे क्या कि इससे रेशो इम्प्रूव क्यों होगा, बिकॉज करंट एसेट्स 5,000 से बढ़ जाएंगे, विल इंक्रीज बाय 5,000, क्योंकि चीजें थी 25,000 की, बेची है हमने 30,000 में, तो 5,000 से बढ़ गया कैश, तो दैट मीन्स रेशो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी हम डिविडेंड को पे करते हैं तो दैट मीन्स वो पेबल का पार्ट है। डिविडेंड पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो हमने एक तरफ पे किया, कैश यूज किया होगा या बैंक यूज किया होगा,
दूसरी तरफ हमारी करंट लायबिलिटी कम हो गई। दोनों अगर कम होते हैं तो 2:1 के केस में क्या होता है, हमारा रेशियो इम्प्रूव होता है, हमारा रेशियो इम्प्रूव हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो और तरीके की रेशियो है। ये है अभी 1:1 एंड 0.8:1। तो मैं इसको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि दोनों रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ए, कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को कैश पे किया तो कैश कम हो गया, करंट एसेट कम हो गई, और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी कम हो गई। दोनों सेम अमाउंट से कम होते हैं अगर, तो 1:1 की रेशियो में क्या होता है, 1:1 की रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट, या लिखोगे नो चेंज। लेकिन इस केस में क्या होता है, 0.8:1 जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो सीधा आता है, मतलब दोनों माइनस माइनस, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, रिड्यूस या फिर डिक्रीज। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, करंट लायबिलिटी कम कर दी और यूज किया होगा किसी करंट एसेट को, तो सेम, नो चेंज, रिड्यूस, दोनों कम हुए सेम अमाउंट से, नो चेंज 1:1 पे क्योंकि सेम अमाउंट है, 0.8:1 सीधा इफेक्ट आता है तो रिड्यूस। अगला है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ था जो कि हमने किसी डेटर से लिया था, उसको यूज कर लिया, हमने किसी क्रेडिटर को दे दिया कि आप इससे पैसे रिसीव कर लेना, ठीक है। तो एक तरफ हमारी करंट एसेट कम हो गई, एक तरफ हमारी करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे नो चेंज और यहाँ पे फिर से रिड्यूस। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे उधार पे गुड्स खरीदे हैं, सो दैट मीन्स क्या हुआ कि एक तरफ तो हमारी करंट एसेट बढ़ गई, गुड्स स्टॉक होता है, करंट एसेट होता है, दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ गए यानी कि करंट लायबिलिटी बढ़ गई, सेम अमाउंट से दोनों बढ़े हैं तो नो चेंज यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रूव। ई पार्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, एक तरफ एक एसेट आई गुड्स, एक कैश गई, तो नीचे तो कोई है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं नीचे, तो प्लस माइनस दोनों बढ़ गए, एक तो कैश बढ़ गया और दूसरी तरफ एक गुड्स आ गए हमारे पास, तो दैट मीन्स कि ऊपर करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आया और करंट लायबिलिटीज में तो वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं आया, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका, no change, no change, neither current assets nor current liabilities are affected, so that is why there is no change and no change, either be no change. F में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर, हमने किसी क्रेडिटर को कोई बिल रिसीवेबल दे दिया था, वो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने से क्या होता है, फिर से वो हमारा क्रेडिटर बन गया एक तरफ तो, और दूसरी तरफ बिल्स रिसीवेबल हमारे पास वापस आ गया, तो दोनों बढ़ गए, एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ गए, दोनों बढ़ जाते हैं तो सेम अमाउंट से, तो यहाँ पे नो चेंज और यहाँ पे इम्प्रूव। अगला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, तो हमने डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे किया तो दैट मीन्स हमने कैश यूज किया होगा या बैंक यूज किया होगा, दोनों माइनस हो गए सेम अमाउंट से, यहाँ पे नो चेंज और यहाँ पे रिड्यूस, क्योंकि बोथ डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, तो जी। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज, सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 25,000, कॉस्ट 20,000, हमारे पास से 20,000 के गुड्स चले गए और हमारे पास कैश आया 25,000, तो नीचे करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, तो एक तरह से 5,000 से हमारे करंट एसेट्स बढ़ गए तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही चीजें इम्प्रूव होंगी, दोनों ही केसेस में, 1:1 के केस में भी और 0.8:1 में भी दोनों इम्प्रूव होंगी, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़े हैं, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। ये था एच पार्ट, और लास्ट है
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट होती है, तो उसको कितने पे भी बेचो, अगर इसको लॉस पे भी बेचा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास कैश तो आया ही है, कैश आ गया तो दैट मीन्स करंट एसेट बढ़ गई। करंट लाइबिलिटी पे तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो क्योंकि करंट एसेट बढ़ गई यानी न्यूमरेटर बढ़ गया, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों केसेस में कोई भी केस होता यहाँ पे रेशियो क्या हो जाता, इम्प्रूव। अभी हमने किया करंट रेशियो, अब हम करेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एक ही नाम है, तो क्वेश्चन में कुछ भी आए तो उसका सेम मतलब है। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, नीचे हमने करंट लायबिलिटी ही लेना है, ऊपर लेना है लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, करंट एसेट्स में बस दो चीजें माइनस कर दो, एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोनों को माइनस क्यों करना है, लॉजिक क्या है, स्टॉक एक ऐसी चीज है, हमें लिक्विड एसेट्स कौन सी लेनी है जो कि मोस्ट लिक्विड है, स्टॉक को भी कैश में कन्वर्ट करते टाइम कई बार 1 साल लग जाता है, जो कि एक बड़ा टाइम पीरियड है टू कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स, तो इसीलिए स्टॉक को माना जाता है कि ये मोस्ट लिक्विड नहीं बोल सकते इसको, तो इसीलिए स्टॉक को हमें करना है एक्सक्लूड। लिक्विड रेशियो निकालते टाइम हमें करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देना है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए। अब जो चीज हमने एडवांस में पे कर दी तो क्या हम उसको वापस ले लेंगे कि हमें कैश चाहिए, ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए इन दोनों चीजों को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड। तो लिक्विड एसेट्स निकालते टाइम करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो होती है आइडियल 2:1 और लिक्विड रेशियो जो होती है वो होती है 1:1, आइडियल मानी जाती है। इसको भी प्योर रेशियो की फॉर्म में हमें निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 22, ये है टीएस गरेवाल में से ही ली गई है। एसेट्स दे रखे हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो हमें निकालनी है दोनों, करंट एसेट्स और करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो लिख लेते हैं करंट रेशियो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, डेटर्स करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, तो इसको हम तब माइनस करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स में इन सबको ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस इन्वेंट्री। तो डिवाइडेड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। तो इस साइड पे ये सारी का टोटल आ रहा है 1,08,000 और ये सभी करंट लायबिलिटी है, इनका टोटल आ रहा है 54,000। तो हमारी करंट रेशियो है 2:1। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए हमें क्या नहीं इंक्लूड करना, इन्वेंट्री नहीं इंक्लूड करना, तो इन्वेंट्री को हटा देंगे यहाँ से, तो हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी 54,000 डिवाइडेड बाय 54,000 करंट लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1:1। आगे है करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी 3 लाख की है और करंट रेशियो दे रखा है 3 एंड लिक्विड रेशियो है 1, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। करंट रेशियो है 3 मतलब 3:1, तो करंट रेशियो है हमारा 3:1 और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख थी, तो करंट एसेट्स निकाल लो, इसको इधर ले जाओ 9 लाख, तो दैट मीन्स हमारी करंट एसेट्स कितनी है 9 लाख की। लिक्विड रेशियो दे रखा है 1 यानी कि 1:1, तो लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले में क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1:1, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 3 लाख, तो 1:1, तो लिक्विड एसेट्स कितने की हो जाएंगी 3 लाख की, इसको इधर ले जाएंगे। अब करंट एसेट्स है 9 लाख, लिक्विड एसेट्स है 3 लाख, तो हम एज्यूम करते हैं कि लिक्विड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री,
तो लिक्विड एसेट्स 3 लाख, 9 लाख माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, 9 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 लाख। अगला है current ratio of A limited is 4.5:1 and liquid ratio is 3:1. If its inventories are 3 lakh, find its current liabilities, current assets and quick assets. तो सबसे पहले तो हमें जब भी ऐसे दे रखा हो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो दे रखा है, तो 1 क्या है? करंट लायबिलिटी। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स। अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, which is 4.5:1. तो करंट एसेट्स अपॉन x is equal to 4.5/1. तो दैट मीन्स करंट एसेट्स कितनी है? 4.5x. सिमिलरली हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी है? 3/1 है। तो अगर करंट लायबिलिटी x है तो लिक्विड एसेट्स कितनी होगी? 3x. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन्वेंट्री। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, बट अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि खाली इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। इन्वेंट्री आपको दे रखी है 3 लाख, 4.5x माइनस 3x, तो ये आ गया 1.5x, 3 लाख। x इज इक्वल टू 1.5, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख। तो x है 2 लाख, यानी कि करंट लायबिलिटी है 2 लाख। अगर करंट लायबिलिटी है 2 लाख तो लिक्विड एसेट्स कितनी है? उसका 3x। तो लिक्विड एसेट्स कितनी होगी? 3 इंटू 2 लाख मतलब 6 लाख। और करंट एसेट्स कितना है? 4.5x, तो यानी कि 4.5 ऑफ 2 लाख मतलब कि 9 लाख। तो हमारी करंट एसेट्स हैं 9 लाख, लिक्विड एसेट्स हैं 6 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। आगे है क्विक रेशियो, यानी लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो निकालना है। टोटल डेट दे रखा है 12 लाख। बैलेंस शीट में हम बनाते हैं जरा। टोटल डेट है आपका 12 लाख और टोटल टोटल डेट है 12 लाख, तो शेयर होल्डर फंड्स भी तो होते हैं। टोटल एसेट्स का टोटल है 16 लाख। अगर एसेट्स का टोटल 16 लाख है तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी होगा 16 लाख। अब टोटल एसेट 16 लाख, जिसमें से फिक्स एसेट्स हैं 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट किसका बैलेंस होता है? एसेट का। तो दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमने दिए हुए हैं लोगों को, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी एसेट साइड पे आएगा। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने लोगों को दिया हुआ है पैसा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख, तो ये आएगा इधर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 4 लाख। अच्छा आगे है इधर इन्वेंट्री है 1,90,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000। इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। हमारे टोटल डेट्स कितने थे? 12 लाख के। 12 लाख के हमारे टोटल डेट्स थे, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 4 लाख। तो बाकी का 4 लाख क्या होगा? वो होगा हमारा करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड कितने होंगे? बाकी के 4 लाख। हालांकि इसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। तो हमारी करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख की। इस साइड में 16 लाख में से ये तीनों फिक्स्ड हैं, तो बाकी का बचा हुआ 8 लाख। 8 लाख क्या होगा? करंट एसेट्स। वो करंट एसेट्स जिसमें कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, जिसमें कि करंट एसेट्स और करंट इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है।
तो हम पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला निकालते हैं। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। लिक्विड रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से क्या क्या माइनस करेंगे? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो 8 लाख में से क्या क्या माइनस करेंगे हम? ये इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,90,000 एंड 10,000, तो 2 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारी करंट एसेट्स रह जाएंगी, मतलब लिक्विड एसेट्स कितने की होंगी? 6 लाख की, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी तो उतने की ही है, 4 लाख की, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। इन दोनों को हमें क्या करना होता है? इसको 1 बनाना होता है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1.5, तो 1.5:1। ओके, सेम वही क्वेश्चंस आ गए हैं कि इन ट्रांजैक्शंस का क्या असर होगा क्विक रेशियो के ऊपर। क्विक रेशियो आपको दे रखा है। क्विक रेशियो का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स में हमें क्या करना है? करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, और नीचे क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। तो ये आपको दे रखा है 1.7:1। तो किस किस ट्रांजैक्शन से हमारी रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, नॉट चेंज होगी? परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री खरीदी है। अब आपको ध्यान देना है कि हम क्विक रेशियो की बात कर रहे हैं, ना कि करंट रेशियो की। इन्वेंट्री क्या होता है? करंट एसेट्स का पार्ट होता है, लेकिन क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक एसेट गई है और एक एसेट आई। एसेट आई तो है, लेकिन वो क्विक एसेट नहीं है। तो हमारे पास से क्या गया है? हमारे पास से गया है कैश, यानी कि हमारी करंट एसेट्स क्या हो गई हैं? रिड्यूस हो गई हैं। करंट एसेट्स रिड्यूस हो गई हैं, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो रेशियो कुछ भी हो, हमारा क्या होगा? ये रेशियो क्या होगा? इम्प्रूव होगा, और सॉरी रिड्यूस होगा, क्योंकि करंट एसेट रिड्यूस हुई है और करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं है, तो हमारी रेशियो रिड्यूस होगी। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो एक तरफ तो डेटर्स कम हो गए और एक तरफ कैश बढ़ गया। करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं है, तो वन एसेट करंट एसेट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अनदर, तो इसका हमारी क्विक रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹60,000। सेल ऑफ गुड्स, हमारे पास से गुड्स चले गए जिनके की हमें पैसे आए 60,000, कैश आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड्स जो गए भी हैं वो हमारी क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होते, तो क्विक एसेट्स में से कुछ भी नहीं गया, लेकिन कैश आ गया हमारे पास। तो कैश आ गया हमारे पास, तो जिससे हमारी क्विक एसेट्स बढ़ गई बाय 60,000, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? हमारी रेशियो इम्प्रूव हो जाएगी। Sale of an office furniture, book value 10,000 for ₹7,500। ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट होता है, तो क्विक एसेट्स का वैसे भी पार्ट नहीं था, हमारी क्विक एसेट्स में से कुछ भी कम नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कैश आ गया 7,500 का, तो जिससे हमारी क्विक एसेट्स बढ़ गई बाय 7,500, तो हमारी रेशियो क्या होगी? इंप्रूव होगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे किया, तो एक तरफ तो हमारा कैश कम हो गया या बैंक कम हो गया, और दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी कम हो गया, दोनों सेम अमाउंट से कम हुए। तो ये वाली रेशियो में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो हमारी रेशियो क्या होती है? उल्टा इफेक्ट आता है, हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। क्विक रेशियो 1:1 है, तो 1:1 है, तो याद रखना अगर सेम अमाउंट से दोनों बढ़ते कम होते हैं तो नो इफेक्ट, सेम अमाउंट से अगर दोनों कम होते हैं नो इफेक्ट, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब है 1:1 क्विक रेशियो। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, 10,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे भी हमारे करंट एसेट का पार्ट तो होते नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी एक प्रीपेड इंश्योरेंस वाली एसेट बढ़ गई है,
हमारे पास से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया बाय 10,000। तो कैश कम हो गया यानी कि करंट एसेट कम हो गई, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो हमारी रेशियो डिक्रीज हो गई। सेम अगर आपका क्वेश्चन आए कि करंट रेशियो के बारे में पूछते कि करंट रेशियो 1:1 है और हमने पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, तो एक तरफ तो हमारा कैश कम हो गया होता, लेकिन एक तरफ हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एक एसेट है, करंट एसेट, वो बढ़ गई होती, तो हमारी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बट क्योंकि ये क्विक रेशियो है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड ही नहीं होते, एसेट मानते ही नहीं उसको, तो फिर एक ही एसेट कम हुई, तो जिसकी वजह से हमारी रेशियो डिक्रीज हो गई। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो एक गुड्स खरीदे हैं, क्विक एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक जो खरीदा होता है वो करंट एसेट का पार्ट होता है, क्विक एसेट का नहीं। तो करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हमने उधार पे खरीदे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। There is no change on quick assets and there is an increase in current liabilities, so that's why ratio will decrease. Issued fully paid equity shares of ₹1 lakh, हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो हमारे पास कैश आ गया होगा या बैंक आ गया होगा, बैंक ही आता है वैसे, बैंक एक करंट एसेट या क्विक एसेट भी होता है। हमारे पास से शेयर्स गए हैं लेकिन वो करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो कोई करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्विक करंट एसेट बढ़ गया तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज, मशीनरी खरीदी, फिक्स एसेट खरीदी, तो करंट एसेट या क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू किए। एक्चुअली डिबेंचर्स भी नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, तो करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी क्विक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम ये वाला वीडियो खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।